सभी को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश विजन ए में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक विजन आईएएस मटेरियल से लिए गए हैं। तो सबसे पहले है महाद्वीपीय प्रवाह कि सबसे पहले ये जो महाद्वीप है, ये सब महाद्वीप एक ही जगह पर थे और अब इनका विस्थापन हो चुका है। तो ये विस्थापन कैसे हुआ, अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या राय दी है इनके बारे में। महाद्वीपीय प्रवाह 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्टेलियस ने कहा था कि अफ्रीका, यूरोप और प्लस अमेरिका के तीनों महाद्वीप एक ही स्थान पर थे। और उसके बाद 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने इसका मानचित्र तैयार कर दिया था, लेकिन इन दोनों की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। उसके बाद 1910 ईस्वी में एबी टेलर महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसके बाद 1910 में एबी टेलर ने किया था महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन का सिद्धांत दिया था। और 1912 में अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर द्वारा किया गया था। ये एक जलवायु वेत्ता थे और इन्होंने कहा था कि एक स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। निष्कर्ष क्या निकला इस बात से? जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा या स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। इन्होंने कहा था कि या तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा, क्योंकि जलवायु और या फिर जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा। तो लास्ट में जो कुछ निकला, स्थल भागों का ही स्थानांतरण हुआ था, क्योंकि जलवायु कटिबंधों का वितरण मुख्य रूप से सूर्य की अवस्थिति एवं गति द्वारा नियंत्रित होता है। जो इसके स्थानांतरण का प्रमाण नहीं है, तो स्थल भागों का ही स्थानांतरण हुआ होगा। ये अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। और इस सिद्धांत की परिकल्पनाएं क्या हैं? वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक भूखंड पर थे। उन्होंने कार्बोनिफेरस युग कौन सा था? जब ये महाद्वीप एक ही भूखंड पर थे। उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहा था, वह महासागर वाले भाग को पैंथालासा कहा था। इसमें पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण विखंडन शुरू हुआ, जो पेंजिया शुरू हुआ था, और जो ये पेंजिया था ये दो भागों में टूट गया था। ऊपर का भाग, उत्तर का जो भाग था ये लोरेशिया और नीचे का भाग था गोंडवाना लैंड कहलाया था। ये दक्षिण में था और इनके जो मध्य था वो तैतीस सागर था। ये धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा था। ये सभी महाद्वीप ऐसे थे, एक ही भूखंड पर थे और इसके दो टुकड़े हो गए थे ऐसे। ये दो टुकड़े और ये जो बीच वाला जो भाग है ये तैतीस सागर था और ये उत्तर वाला भाग है ये लोरेशिया कहलाया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया था। कार्बोनिफेरस युग में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी अफ्रीकी तट के पास था। कार्बोनिफेरस युग में जो दक्षिणी ध्रुव था ये उत्तरी अफ्रीकी तट के पास था और उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में था। ये देखिए
जो ये दक्षिणी ध्रुव है ये यहाँ पे अफ्रीकी दक्षिणी अफ्रीकी ये यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है और इस तट पर ये था। और ये जो उत्तरी ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव ये यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है ये यहाँ पे प्रशांत महासागर में था। तो जैसे जैसे इनका विस्थापन हुआ ये टूटते चले गए। नेक्स्ट है वैगनर ने बताया कि सियाल सीमा पर प्रवाहित हो रहा है। सियाल मतलब महाद्वीप है जो ये सीमा का मतलब सियाल का मतलब महाद्वीप, सीमा का मतलब महासागर, कि महासागरों पर तैर रहा है। ये महाद्वीप है जो ये महासागरों पर तैर रहे हैं। और इनके जो विस्थापन के सिद्धांत में जिन बलों का योगदान रहा वे कौन कौन से बल थे? तो देखिए, प्रवाह संबंधी बल, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ होगा और दूसरा है पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ होगा। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह, महाद्वीपों के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह के लिए कौन कौन से बल है? पोलर फीलिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन और अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पृथ्वी का ही एक बल है। जैसे हम लगातार घूमते हैं तो कोई पृथ्वी पर कोई भी चीज़ लगातार ऐसे घूमती है तो कोई भी चीज़ ऐसे चटकने का प्रयास करती है, इसे ही अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। पश्चिम की ओर प्रवाह में अमेरिका के पश्चिम की ओर स्थानांतरण में ज्वारीय बल का कारण था। यह ज्वारीय बल है, यह सूर्य व चंद्रमा से संबंधित महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है इसी ज्वारीय बल से, जिससे ज्वार भाटा का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क क्या क्या है? अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिए हुए क्या क्या तर्क हैं कि जिससे महाद्वीपीय विस्थापन हुआ होगा? फर्स्ट है महाद्वीपीय तटों में साम्यता, जिगसाव फिट। साम्यता का मतलब तटों में समानता। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा में विशिष्ट साम्यता दिखती है। जो दक्षिण अमेरिका है वह अफ्रीका है, इसके आमने सामने की तटरेखा में विशिष्ट समानता दिखती है। जैसे देखिए, ये अफ्रीका है और ये उत्तरी अमेरिका और ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका है। अगर ये जो इनके जो तट है, अगर ये तट ये उठकर यहाँ पर आ जाए तो ये इसमें फिट हो जाएगा, तो इसे बोलते साम्यता। नेक्स्ट क्या तर्क दिया? महासागरों के पार स्थित चट्टानों की आयु एवं संरचना में समानता। चट्टानों की आयु एवं संरचना में समानता एक ये तर्क दिया। ब्राज़ील तट व पश्चिमी अफ्रीका के तट पर ब्राज़ील तट व पश्चिम अफ्रीका के तट पर लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी शैल समूहों की एक पट्टी विद्यमान है, जिसकी आयु व संरचना में पर्याप्त समानता है। ब्राज़ील तट व पश्चिम अफ्रीका के तट पर लगभग जैसे कोई चीज़, कोई भी जीव वगैरह है, अगर इसमें होंगे या कोई भी चट्टानें हैं अगर इसमें होगी और 100 मिलियन वर्ष के बाद अगर ये इसके दो भाग ऐसे हो जाए तो ये जो जीव है और ये जो जीव है इनके या ये जो चट्टान है या ये जो चट्टान है इन दोनों चट्टानों में समानता होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक ही जगह पर थे, इसलिए इनमें समानता भी होगी। नेक्स्ट है पूरा हिमानीकृत प्रमाण। पुरातन हिमानीकरण का वर्तमान स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में काफ़ी बड़ी मात्रा में टिलाइट विद्यमान है। टिलाइट क्या है? हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं।
कोयले का जमाव। उच्च अक्षांशों में कार्बोनिफेरस युग के कोयले का जमाव का मिलना तभी संभव है जब महाद्वीपीय विस्थापन विषुवत रेखा से उत्तर में हुआ हो। जीवाश्मों का वितरण। एक समान पौधे व जंतुओं के अवशेष की उपस्थिति तभी संभव है जब ये एक ही भूभाग पर रहते हो। जैसे लेमुर जीव है, ये भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और इन तीनों को लेमुरिया भी कहा जाता है। ग्लोब्सटेरिस मार्सुपियल जीव, ग्लोब्सटेरिस ये वनस्पति है और मार्सुपियल ये जीव है, ये गोंडवाना में ही पाए जाते हैं। ये देखिए भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में लेमुर जीव, ये भारत है और ये भारत यहाँ सटा हुआ था और ये मेडागास्कर है और ये अफ्रीका है। इन तीनों में लेमुरिया पाया जाता है और कहीं नहीं ये पाया जाता। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग आलोचना भी की है। सबसे बड़ी आलोचना महाद्वीपीय प्रवाह बल से संबंधित है। ज्वारीय बल से महाद्वीपों का विस्थापन तभी हो सकता है जब यह बल वर्तमान ज्वारीय बल से 10,000 करोड़ गुना अधिक हो। ज्वारीय बल को नकारा गया है। अटलांटिक महासागर के दोनों तट पूर्णतः साम्य नहीं हैं, तो इनमें भी साम्यता नहीं दिखती है। इन तटों की संरचनात्मक व स्तरीकृत विशेषताओं में समानता थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक तट दूसरे तट का विस्तार था व एक दूसरे से ये जुड़े थे। नेक्स्ट है, वैगनर ने कहा रॉकीज एंडी श्रेणियाँ अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह के दौरान निर्मित हुई है, लेकिन यदि सियाल सीमा पर तैर रहा है तो सीमा इतना प्रतिरोध नहीं कर सकती कि इससे वलित पर्वतों का निर्माण हो सके। तो ये था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर द्वारा। नेक्स्ट है संवहनीय धारा सिद्धांत। ये सिद्धांत 1928-29 में प्रतिपादन किया गया था और किसने किया था? ऑर्थर होम्स ने किया था। ये धाराएं मेंटल से उत्पन्न होती है और इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति था। रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति मतलब संवहनीय धारा सिद्धांत, जो चीज़ ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी वो संवहन है, और जो वो चीज़ क्या है? संवहन है। और ऐसे ही पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा ही होता है जो रेडियोधर्मी तत्व है, जैसे थोरियम वगैरह है, इनकी ज़्यादा ऊष्मा के कारण यहाँ पर विस्फोट होता है और और ये विस्फोट है जो ये मेंटल में स्थापित है, जिसके कारण मेंटल में तापीय भिन्नता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है भू चुंबकत्व एवं पूरा चुंबकत्व। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकत्व ध्रुव व दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के पास है। बाह्य कोर में अनेक चालक पदार्थ पिघली हुई अवस्था में है। पिघला हुआ लोहा व निकल भी पर्याप्त मात्रा में है। पृथ्वी के घूर्णन से उसकी अर्धद्रवित कोर में धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होती है और इससे पृथ्वी के अंदर एक स्व उत्तेजित डायनेमो की क्रिया होने लगती है। इसे क्या बोलते हैं? स्व उत्तेजित डायनेमो, जिससे पदार्थ ऊपर की तरफ छिटकते हैं। अतः पृथ्वी के अंदर विद्युत धारा एवं इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र ये पृथ्वी की क्रस्ट है और ये मेंटल है और इसके अंदर ये कोर है, और ये कोर है ये इसे निफे भी कहा जाता है, निकल प्लस में प्लस फीमस। तो इन दोनों में पृथ्वी जैसे ही घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और ऐसे और यहाँ पर जो बाह्य जो आंतरिक जो मेंटल है इसके अंदर द्रवित पदार्थ है और ये द्रवित पदार्थ
एक चुंबकीय का निर्माण करते हैं ऐसे। तो पृथ्वी का भी एक ऐसे चुंबक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पूरा चुंबकत्व। चट्टानें अपने उत्पत्ति काल के चुंबकीय गुणों को वर्तमान में प्रदर्शित करते हैं। इस अध्ययन को पूरा चुंबकत्व कहते हैं। इससे प्लेट की पूर्व की दिशा तथा दिशा परिवर्तन का ज्ञान भी होता है। ज्ञात होता है कि महासागरीय कटकों के निकट स्थित चट्टानों में सामान्य चुंबकीय ध्रुवीयता पाई जाती है। नेक्स्ट है महासागरीय नितल का मानचित्रण। सबसे पहले महासागरीय नितल का मानचित्रण 1920 के बाद की अवधि में ज्ञात हुआ कि समुद्र तल केवल एक विशाल मैदान नहीं है, बल्कि इसमें मध्य सागरीय कटक, गर्त, गहन सागरीय मैदान आदि विद्यमान है। जो समुद्र का जो तल है ये बिल्कुल ऐसे सपाट नहीं है, इसमें भी गर्त है और सागरीय मैदान भी है और मध्य सागरीय कटक भी है जो ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें कुछ तथ्यों जैसे ज्वालामुखी उद्गार की गतिविधियों का अत्यधिक पाया जाना, महाद्वीपीय क्षेत्रों की अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों की तुलना में महासागरीय नितल की चट्टानों की आयु किसी भी स्थान पर 200 बिलियन वर्ष से अधिक नहीं होना आदि जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सागर नितल प्रसरण। सर्वप्रथम हैरी एस द्वारा 1961 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1961 में। इसमें क्या बताया कि महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें और महाद्वीपीय चट्टानों में क्या मूल अंतर है। महासागरीय क्रस्ट की जो चट्टानें वे नवीन चट्टानें हैं और महाद्वीपीय जो चट्टानें वे अधिक प्राचीन चट्टानें हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये सागर नितल है और ये कटक है। अगर इस कटक से ऐसे दूर चले जाते हैं तो चट्टानों की जो आयु है वो बढ़ती चली जाती है और इस कटक से ऐसे जैसे जैसे इस कटक के करीब होते हैं वैसे वैसे हमें नई नई चट्टानें मिलती है। इसी कारण महाद्वीपीय जो चट्टानें हैं वो बहुत ही पुरानी हैं और महासागरीय जो क्रस्ट की जो चट्टानें वो अधिक नवीन है। जैसे महाद्वीपों पर एक क्रस्ट होती है वैसे ही महासागरीय भी क्रस्ट होती है। नेक्स्ट है 200 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं मिलती है और यहाँ पे 3200 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें महाद्वीपों पर मिलती हैं। नेक्स्ट है इसमें कटक की मोटाई कम होती है, महासागरों में कम होती है और इसमें मोटाई ज़्यादा होती है। महासागरीय कटक के दोनों ओर समान दूरी पर चट्टान रासायनिक संरचना, संगठन व चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है और चट्टानों में सामान्य चुंबक ध्रुवीयता तथा कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है। जैसे सपाट है ये कटक है, अगर इससे दूर जाएंगे तो यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होगा और ये यहाँ पे कटक बनेंगे और कटक बनेंगे तो यहाँ पर नई चट्टानों का निर्माण होगा। अगर इस कटक से दूर जाएंगे तो पुरानी चट्टानें मिलेंगी, तो इन चट्टानों की आयु भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक में अवस्थित नहीं है बल्कि सभी महासागरों में अवस्थित है। मध्य अटलांटिक जो कटक है ये सभी महासागरों में अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।